नमस्कार। भारत की पूर्वी सीमा पर इन दिनों कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है। सीधे पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सरहदों तक। आज के इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एक राज्य के भीतर हो रहे तेजी से बदलाव असल में पूरे देश की सुरक्षा रणनीति और हमारे पड़ोस में चल रहे एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम को आकार दे रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। बंगाल में हो रहे बड़े बदलाव, सीमा सुरक्षा पर लिया गया कड़ा फैसला, राज्य में लागू हो रही नई केंद्रीय नीतियां, इसके साथ ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का जो नया नेक्सस बन रहा है, और अंत में इन सबके खिलाफ भारत की रणनीतिक तैयारी। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में हो रहे इस बड़े बदलाव की। सोचिए, नई सरकार को शपथ लिए अभी सिर्फ 13 दिन ही हुए थे, 9 मई के बाद से, और इतने कम समय में ही प्रशासन ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। पूर्व टीएमसी नेता और अब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि पुरानी नीतियों को तेजी से पलटा जा रहा है और पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा बदला जा रहा है। अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो कुछ बहुत ही अहम निर्देश दिए गए हैं, जैसे बहुचर्चित आरजी कर केस को दोबारा खोलकर 25 जून तक सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 1 जून से महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू हो रही है, जिसमें हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा पब्लिक में मवेशियों के वध पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब स्ट्रिक्ट वेटरनरी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। और हाँ, राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का प्लान भी है। हालांकि इस पर यह बहस भी चल रही है कि क्या ये मुआवजा सिर्फ एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित है। खैर, ये तो रही राज्य के अंदर की बात। अब आते हैं अपने अगले और सबसे क्रिटिकल मुद्दे पर, सीमा सुरक्षा पर लिया गया एक बहुत ही बड़ा फैसला। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4096 किलोमीटर्स। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच की कुल सीमा की लंबाई है, और आपको हैरानी होगी कि इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा, यानी करीब 2200 किलोमीटर्स, सीधा पश्चिम बंगाल से लगता है। इतनी विशाल सीमा की निगरानी करना अपने आप में एक जबरदस्त चुनौती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर का 850 किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका पहले पूरी तरह से खुला हुआ था, यानी अनफेंस्ड था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य स्तर पर बीएसएफ को जमीन मिलने में काफी देरी हो रही थी। पुरानी नीतियों में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सहूलियत को देखते हुए फेंसिंग का काम अटका पड़ा था, और जाहिर सी बात है, खुली सीमा का मतलब है घुसपैठ का बहुत बड़ा और सीधा खतरा। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। नए प्रशासन ने आते ही एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है, जिसे 45 दिन का मैंडेट कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बीएसएफ को अगले 45 दिनों के अंदर 600 एकड़ जमीन सौंप दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक बहुत ही आक्रामक और जरूरी कदम है। अब फेंसिंग तो ठीक है, लेकिन उस इलाके का क्या जहां बाड़ लगाई ही नहीं जा सकती? सुंदरबन के दलदली और मार्शलैंड वाले इलाके, जो करीब 174.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां की रणनीति तो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। जहां नॉर्मल बॉर्डर पर फिजिकल फेंसिंग होगी, वहीं इन दलदली गैप्स में घुसपैठ रोकने के लिए मगरमच्छ और सांप छोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अप्रोच कितनी अग्रेसिव हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, राज्य में तेजी से लागू हो रही नई केंद्रीय नीतियां। अब राज्य का सिस्टम सीधे तौर पर नेशनल फ्रेमवर्क के साथ जुड़ रहा है। देखिए कैसे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को एक्टिवेट कर दिया गया है। 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। जो राज्यों की जनगणना रुकी हुई थी, उसे अनब्लॉक कर दिया गया है। नई भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 5 साल की उम्र की छूट दी गई है, और इसका एक बड़ा मकसद ये है कि राजनीतिक रूप से जुड़े सिविक वॉलंटियर्स की जगह एक भरोसेमंद ऑफिशियल पुलिस बल तैयार किया जा सके। साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसरों की सेंट्रल डेप्यूटेशन का रास्ता भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इन सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर है सीएए। ये वो केंद्रीय कानून है जिसे अब बंगाल में पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है इलीगल इमिग्रेंट्स यानी अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजना, और साथ ही उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देना जो दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।
सोचिए, बॉर्डर पर नई फेंसिंग और देश के अंदर सीएए का एक्शन, ये दोनों मिलकर अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक बहुत तगड़ा और व्यवस्थित फिल्टर बनाने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा बॉर्डर के उस पार चलते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के बनते हुए नए नेक्सस की। हाल ही में हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सत्ता में आ गई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की नई सरकार को बधाई तो जरूर भेजी, लेकिन इसके तुरंत बाद तीस्ता नदी जल बंटवारे का वो पुराना और बेहद विवादित मुद्दा फिर से टेबल पर रख दिया। मतलब साफ है, डिप्लोमेटिक प्रेशर गेम शुरू हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश में विदेशी प्रभाव किस तेजी से पैर पसार रहा है, इसके 3 साफ सबूत देखिए। पहला, प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली ही विदेश यात्रा के लिए चीन को चुन रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की वायुसेना को एक JF-17 फाइटर जेट सिमुलेटर गिफ्ट किया है। और तीसरा, बांग्लादेशी सिविल अधिकारी अब ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के लाहौर भेजे जा रहे हैं। ये भारत पर उनकी जो ऐतिहासिक निर्भरता थी, उससे एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अलगाव है। इस शिफ्ट को थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से समझते हैं। 1971 के बाद से लेकर अब तक, यानी पूरे 53 सालों तक बांग्लादेश के सिविल अधिकारी हमेशा भारत के मसूरी में ही ट्रेनिंग लेते आए हैं। लेकिन अब 2024 में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये अधिकारी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के लाहौर जा रहे हैं। आधी सदी से ज्यादा समय के बाद बांग्लादेश के प्रशासनिक कोर में पाकिस्तान की ये एंट्री वाकई में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और मिलिट्री लेवल पर तो खतरा और भी संगीन है। ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक सिम्युलेटर है, ये असल में चीन द्वारा डिजाइन किया गया एक फाइटर जेट सिस्टम है, जिसे पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश को दिया गया है। और अब इसे बांग्लादेश की मिलिट्री ट्रेनिंग का अहम हिस्सा बना लिया गया है। सीधी सी बात है, चीनी हार्डवेयर और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस अब बिल्कुल भारत के पूर्वी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। तो इन सब चुनौतियों के बीच भारत क्या कर रहा है? आइए देखते हैं हमारी रणनीतिक तैयारी। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पश्चिम बंगाल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये ताबड़तोड़ बदलाव हो रहे हैं, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस उभरते हुए पाकिस्तान चीन बांग्लादेश गठजोड़ का एक सीधा और रणनीतिक जवाब है। भारत ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर इस बाहरी कूटनीतिक और सैन्य घेराबंदी को तोड़ना है, तो सबसे पहली शर्त है पश्चिम बंगाल को अंदर से पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित करना। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है चिकन नेक की सुरक्षा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये बेहद संकरा सा रास्ता भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक लाइफलाइन है। बंगाल की स्थिरता ही वो अकेली चीज है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से जोड़कर रखती है। अगर इस क्षेत्र में थोड़ी सी भी अस्थिरता आई तो पूरा नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए भारत अब कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। BSF के जरिए बॉर्डर की फेंसिंग को फास्ट ट्रैक करना, बॉर्डर के आर पार चल रहे क्रिमिनल नेटवर्क्स को जड़ से खत्म करना, CAA के इस्तेमाल से इल्लीगल घुसपैठियों को पहचानना और पड़ोसी देशों से आ रहे कट्टरपंथी तत्वों को न्यूट्रलाइज करना। ये सारे एक्शंस पड़ोस में बन रहे उस नए नेक्सस को भारत का सीधा और मुंहतोड़ जवाब हैं। तो कुल मिलाकर हमारी पूर्वी सीमा पर इस वक्त एक बेहद तनावपूर्ण और हाई स्टेक्स वाला जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, इन तेजी से बदलते कूटनीतिक समीकरणों और नए गठबंधनों के बीच भारत अपने अहम चिकन नेक कॉरिडोर और पूर्वोत्तर की सुरक्षा को भविष्य में कैसे सुनिश्चित करेगा? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहनी चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।